हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने सीडीपी के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। पीवाईक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सीटेड एग्ज़ाम के लिए, आने वाला जो जुलाई में एग्ज़ाम है हमारा। तो हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेव वाइगोस्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है। ठीक है, बच्चा जो काम खुद कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए पहले। बच्चा जो काम खुद कर सकता है और जो काम वो किसी दूसरे की सहायता लेकर कर सकता है, तो इसके बीच का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है उसको उन्होंने नाम दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम किसी के गाइडेंस में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम उसको खुद सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी हम दूसरे की मदद लेकर कर रहे हैं, या कोई हमें साथी या कोई व्यक्ति है जो हमारी मदद कर रहा है, तो इनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, इनके बीच में जो अंतर है उसको इन्होंने, वाइगोस्की ने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम दिया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल टीचिंग के ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारा कि पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन। देखिए कि एक तरीके की ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो एक शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है, जो क्या होता है कि क्लासरूम में यूज़ की जाती है। तो रेसिप्रोकल टीचिंग को हम हिंदी में पारस्परिक अध्यापन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को एज अ टीचर एक रोल दिया जाता है। ठीक है, उसको एक मतलब टीचर की उपाधि दे दी जाती है और उसको बोला जाता है कि तुम या तो कोई टॉपिक समझाओ, या कोई हमने डिस्कशन करने के लिए दे दिया। ठीक है, या कोई कुछ किसी कॉन्सेप्ट अपनी राय रखने के लिए दे दिया कि तुम एज अ टीचर इसको समझाओ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो अपनी राय देता है, पहली बार तो उसे अपनी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसके अंदर एक नई स्किल आती है। ठीक है, दूसरों को अपनी बात रखने की कई तरीके की स्किल्स उसको समझ में आती है कि हाँ, मेरे अंदर ये सारी क्षमताएँ हैं। दूसरी चीज़ कि वो क्या करता है, वो मतलब उसे एक लेवल का एक उसे अनुभव मिलता है। जब जब कोई बच्चा किसी चीज़ को करके उसको सीख रहा है और उसको कोई किसी चीज़ का अनुभव मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव क्लासरूम बनाने के लिए बहुत अच्छी एक अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये किस तरीके की अप्रोच हुई, तो ये हुई हमारी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम। ठीक है, सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा बी। ठीक, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिस्पॉन्डिंग टू हिंस डिलेमा, रूही सेज। तो हिंस डिलेमा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने सबसे पहले एक हिंज डिलेमा की स्टोरी दी थी। ठीक है, उन्होंने हिंज डिलेमा में सीधी सी स्टोरी थी, ये थी कि एक आदमी था, उसकी वाइफ बीमार थी और वो कई तरीके अपनाता है, फिर लास्ट में वो दवाई चोरी कर लेता है। तो इसी के बेस्ड पे उन्होंने तीन एक स्तर बताए हैं, उनमें बहुत सारी दो दो करके सब स्टेजेस भी हैं, तो 6 सब स्टेजेस हैं। तो ये 3 स्तर जो हैं उन पे उसकी बात कर रहा है। तो क्या होता है कि हमारे जो 3 स्तर हैं उनकी बात हो रही है, तो फिर हिंज इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी है। ठीक है, कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। तो लॉ एंड ऑर्डर कन्वेंशनल लेवल है ये। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल का लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, ये वो स्टेज है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो समाज के द्वारा बनाए गए कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही अपने आप को अपनी समझ विकसित करता है। ठीक है, वो कहता है कि जो गलत है वो गलत है, और हम इस मतलब हम वही करेंगे जो एक समाज ने रूल हमारे लिए बनाए हैं। तो जो मतलब बच्ची जो बोल रही है कि चोरी करना बिल्कुल गलत है, उसने जो भी सिचुएशन थी उसने वो गलत किया, तो इसके लिए ये क्या था, ये हमारा हिंज डिलेमा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है, ये गार्डनर ने दी थी।
ठीक है। गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, तो उसमें एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन, ठीक है, नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसका जो आंसर सही है वो हमारा राइट आंसर जो हमारा है वो हमारा बी है। ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या होता है वो बताते हैं। जैसे कि कोई साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है कि अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को परेशानी है और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट उसकी सारी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है कि तुमको ये प्रॉब्लम है। तो साइकोलॉजिस्ट एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का हमारा एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि वो बड़ी आसानी से उनके मन के अंदर की बात को, एक अंदर के व्यक्तित्व को, ठीक है, मतलब अंदर की जो व्यक्तित्व है पर्सन की, वो उसको आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP के ऊपर। NEP 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। तो इसमें हमारा आता है ग्रुप। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए है। तो NEP 2020 बच्चों के लिए ही बनाई गई थी। तो ग्रुप वर्क, जब बच्चा कोई है वो किसी ग्रुप में सीख रहा है उस और अकेले करके कुछ सीखेगा तो उसको उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। जब वो किसी लोगों के साथ में ग्रुप में सीखेगा तो कई तरीके की चीज़ें सीख रहा है। ठीक है। और इसको स्व आकलन, जो एक सेल्फ असेसमेंट है, ये दोनों बहुत पॉजिटिव वर्ड है। तो इनको आप याद रखिएगा कि ये जो NEP 2020 है वो इन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है। तो ये हमारा था 10th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है, समग्र मूल्यांकन। तो इसका जो पहले राइट आंसर है वो हमारा सी है कि विद्यार्थियों को सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में क्या होता है कि जो बच्चा है, ठीक है, अध्यापक को विद्यार्थी के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के जो 3 पक्ष, ब्लूम ने जो 3 हमारे पक्ष दिए थे, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों पक्षों का विकास होता है। ठीक है। और शिक्षार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना अति आवश्यक है। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन मैनी केसेस यंग गर्ल्स रेदर देन बॉयज आर एक्सेप्टेड टू परफॉर्म हाउस होल्ड चोर्स एंड सिबलिंग केयर इन द एब्सेंस ऑफ देयर मदर। अधिकांश ये देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। वो तो हमारे घर में भी होता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण, ये हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है कि कोई सोच है जो पुरानी चली आ रही है, कोई उसमें नया अपना कुछ देना ही नहीं चाहता है। तो ये पुरानी तरीके की जो सोच होती है उनको हम जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।